नमस्कार, इंडिया वोट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता कृष्णन। नमस्कार, मैं मंदार फंड से। मंदार, लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने अपना जन आवाज घोषणा पत्र जारी कर दिया। यूं तो कांग्रेस ने देश की जनता से कई बड़े वादे किए ही है, पर बेरोजगारी इस घोषणा पत्र का सबसे अहम हिस्सा है। जी हां, और अगले एक साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में 20 लाख नई वैकेंसीज, तकरीबन 10 लाख नई सेवा मित्र की रिक्तियां और इस तरह के कई बड़े वायदे कांग्रेस की तरफ से अब तक किए गए हैं इस घोषणा पत्र में। और कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 1 करोड़ नई नौकरियों को देने का बड़ा ऐलान भी कर दिया है। जी, और सबसे पहले चलिए आपको सुनाते हैं घोषणा पत्र जारी करते वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा, और फिर चलेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल के पास ये जानने कि कांग्रेस की बेरोजगारी पर किए गए वादों में कितना दम है। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा, मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है। 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं और सच्चाई बड़ी क्लियर है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आज अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। जी, कई बड़े वादे वहां पर गिनाए गए हैं। हमारे पैनलिस्ट से बात करेंगे। आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। संतोष मेहरोत्रा हमारे साथ है, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज, JNU से है। TR रामचंद्रन हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है, और अनुपम भी जुड़े हैं जो कि स्वराज इंडिया के स्पोक्स पर्सन है। भरत कुमार राउत भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ये वरिष्ठ पत्रकार है, और अभिषेक मिश्रा भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। बड़ा सवाल आज पूछ रहे कि क्या कांग्रेस नौकरियों को लेकर कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, क्या कांग्रेस इस पर डिलीवर कर पाएगी? क्या ये प्लान ऑफ एक्शन इंप्लीमेंटेबल है? इनमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है, जो डूएबल है, और कौन से ऐसी चीजें हैं जो डाउटफुल है? और कांग्रेस का जो प्लान है, क्या वो देश की नौकरियों का जो क्राइसिस है, जो जॉब क्राइसिस है, क्या कांग्रेस के पास उसका सोल्यूशन है? ये सारे सवाल हम हमारे पैनलिस्ट से पूछेंगे। मंदार जी बिल्कुल, और साथ साथ कई सारे ऐसी घोषणाएं हैं जो घोषणाएं एक तरह से उनका दावा है मैनिफेस्टो में कि पूरा करेगी, इस जॉब क्राइसिस को ख़त्म करने में उन्हें मदद करेगी। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो फार्म सेक्टर जो है, रूरल सेक्टर है, उसमें भी उन्होंने मनरेगा में ऐसे ही रोज़गार के जो अवसर होते हैं, रोज़गार देने के लिए जो दिन होते हैं, 100 के बजाय 150 तक जो दिन हर जगह जहाँ पे 100 दिन अब तक पूरे किए गए हैं, उन जिलों में, उन क्षेत्रों में वो 150 दिन तक इसकी मियाद जो है वो बढ़ा के देंगे। जी, और इसी के साथ चलेंगे सीधे हमारे पैनल के पास। शुरू करेंगे आपसे अनुपम, आपको कैसा लगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, खासकर जो नौकरी को लेकर जो वादे किए गए हैं, इनमें से कितना कुछ आपको लगा कि
डूएबल है, पॉसिबल है, और कौन से ऐसे वादे हैं जिन पर आपको लगा कि सवाल पूछना जरूरी होगा, शायद ये डाउटफुल है, शायद ये हो नहीं पाएगा? कविता, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी दर ऐतिहासिक तौर पे इस समय हाईएस्ट है, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और जो पिछले 5 साल में मोदी सरकार का फेलियर रहा है रोजगार क्रिएशन में, उस सरकार का जो सालाना 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने का वादा करके आई थी, वो तो एक फेलियर रहा भी है। लेकिन ये हम अक्सर कहते रहे लगातार कि जो मेन स्ट्रीम ओपोजिशन है, जिसका अहम हिस्सा कांग्रेस भी है, उसका भी एक स्तर पे फेलियर रहा है कि इतने सीरियस इशू को अब तक वो तरीके से स्वर नहीं दे पा रहे थे, आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे थे, और सड़कों पे जो आक्रोश था युवाओं का, उसको किसी तरीके से चैनलाइज नहीं कर पा रहे थे किसी सार्थक दिशा में। ये ओपोजिशन का भी फेलियर रहा है पिछले 5 साल में। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है इस समय, खासकर कि जब से कांग्रेस के लीडर स्पोक ये मैनिफेस्टो बनाने के क्रम में ही सही, लेकिन कम से कम रियल इश्यूज की बात करने लग गए हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्वीट भी कर रहे थे राहुल गांधी इस पर। अब इसमें कई सारे प्रोमिसेस हैं, एक जिसका आपके इंट्रोडक्शन में जिक्र नहीं आया, लेकिन मैं मेंशन करना चाहता हूं शुरू में ही, और क्योंकि ये युवा हल्ला बोल जो मूवमेंट है उसका एक इंपॉर्टेंट डिमांड भी रहा था, वो बात भी आई है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि जो सरकारी नौकरियों के लिए जो आवेदन है, उसमें जो आवेदन फी है, जो शुल्क है, एप्लीकेशन फी को वेव ऑफ करने की बात कांग्रेस कर रही है। मुझे लगता है ये एक सबसे ज़्यादा स्वागत योग्य कदम है अगर ऐसा कोई प्रपोजल है उसमें। तो जो दूसरा जो वेलकम स्टेप है वो है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, उसको एम्प्लॉयमेंट लिंक कर रहे हैं। उसकी परिभाषा को, किसको हम एमएसएमई कहते हैं, इसकी परिभाषा पहले कैपिटल लिंक्ड होती थी, अब उसको एम्प्लॉयमेंट लिंक कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ये भी एक पॉजिटिव प्रपोजल है। अब एक जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो 22 लाख 30 मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी पद को भर देंगे। मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि 4 लाख सेंटर की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले और 20 लाख स्टेट्स की बात कर रहे हैं, मतलब वो 24 लाख है। दरअसल हम लोग भी यही बात कह रहे थे लगातार कि 24 लाख वेकेंट पोस्ट हैं, सैंक्शन बट वेकेंट, जिसको भरने की जरूरत है। अब 30 मार्च 2020 तक अगर भरने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो आप समझिए उनके पास समय कितना है, 10 महीने का समय है। अगर वो सरकार में आ जाते हैं तो मतलब कि 10 महीने में भर देंगे। तो ये वादा करने से पहले मुझे लगता है राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए कि जो 5 स्टेट्स हैं जहां पे उनकी सरकार है, पंजाब में, कर्नाटक में, बाकी के 3 स्टेट्स जो अभी आए हैं, इन राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट पे 4 लाख तो सिर्फ सेंटर में है, बाकी तो सब स्टेट्स में होने हैं। तो इन स्टेट्स में जहां पे कि कांग्रेस का शासन है, वहां पे उन लोगों ने अब तक क्या किया है, कांग्रेस रूल गवर्नमेंट ने इन वेकेंट पोस्ट को भरने के लिए क्या कदम उठाए? अगर कुछ नहीं उठाया है अब तक, फिर तो ये वादा तो शायद एक और जुमला बन सकता है, जो 2014 में तरह तरह के हमने जुमले सुने थे। एक जो दूसरा प्रॉमिस है वो ये है कि 1 करोड़ जॉब्स वाटर बॉडीज को रिस्टोर करने के लिए और एफॉरेस्टेशन के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से लो स्किल्ड 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे। अब मुझे वो बस लिखा हुआ है, करेंगे, कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी कोई चर्चा नहीं है, किसी भी तरीके से कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, वो करेंगे। और एक और जो प्रॉमिस है वो ये है कि किन किन सेक्टर्स में जॉब क्रिएट करेंगे। अब जॉब क्रिएशन का कहीं पे मुझे ये बहुत स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट किसी तरह का प्रॉमिस नहीं दिखा, इंटेंट दिखा है इस मैनिफेस्टो में, जो स्वागत योग्य है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अच्छी बात है कि हम असल मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस असल मुद्दे पर फाइनली आ गई है और उसको समझ रही है कि इशू क्या है। लेकिन जो सोल्यूशन होना चाहिए, जो ब्लूप्रिंट जितना स्पेसिफिक होना चाहिए, खास करके 2014 के जुमलों के धोखे के बाद मुझे लगता है कि अब देश के जो युवा है वो दूध भी, वो छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे, ऐसी हालत हो गई है। तो ऐसे में कई वाजिब सवाल है जो कांग्रेस से पूछे जाने की जरूरत है। पहला सवाल यही है कि जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं उनमें उनकी क्या स्थिति है वेकेंट पोस्ट को भरने की। दूसरा, जो जॉब क्रिएशन का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट क्या है, करेंगे तो सिर्फ इंटेंट है, कैसे करेंगे ये मुझे नहीं पता, ये समझ में नहीं आया इनके मैनिफेस्टो। जी, जैसे कि आपने बताया, संतोष मेहरोत्रा, एक अर्थशास्त्री के हिसाब से आपको क्या लगता है, ये जिस तरह के वायदे किए गए हैं, जिस तरह का मैनिफेस्टो है, क्या पूरा किया जा सकता है आसानी से? और क्या ये जो मैनिफेस्टो जो है उसमें सही मायने में आज की तारीख में जो देश में सबसे बड़ी समस्या है जॉब्स की, वो जॉब्स तरह तरह की जॉब्स है, जैसे कि युवा जो है, जो शिक्षा प्राप्त युवा है, उनके अलावा कई सारे ऐसे लो स्किल्ड जॉब्स भी है। तो इन पूरी अलग अलग सेक्टर्स में क्या आपको लगता है कि मैनिफेस्टो एक तरह से न्याय दिला पाएगी? देखिए,
सरकार के दायरे में जॉब्स दिलाने के मामले में केवल केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष योगदान होता है। राज्य सरकारों पे तो कांग्रेस की जैसे 5 राज्य सरकारें हैं, वहाँ पर योगदान हो सकता है। मगर सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखने की है कि सरकारी नौकरियाँ जो भरी जा सकती हैं, पोस्ट जो खाली हैं, सैंक्शन पोस्ट हैं, वो तो भरी जा सकती हैं। उनमें तो उनको भर देने में मुझे कोई बहुत दिक्कत तो नहीं नज़र आ रही हैगी। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट कैसे करते हैं। उसके लिए आपको एक नीतिगत तरीके से तैयारी करनी पड़ती है और नीति ऐसी बनानी पड़ती है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे। तो सबसे बड़ी एक कमी रही है जॉब क्रिएशन में कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है और कम रहा है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बाबत मैनिफेस्टो में कई चीज़ें कही गई हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि मतलब अच्छी बात है कि जॉब्स पे बात हो रही है कि एमएसएमईज पे फोकस होगा, मगर मुझे ये भी उम्मीद थी कि क्लस्टर्स हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करते हैं। क्लस्टर्स हमारे देश में करीब 5,500 क्लस्टर्स हैं, अलग अलग मतलब हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के, होजरी के वगैरह वगैरह। तो क्लस्टर डेवलपमेंट पे एक नीति बनानी चाहिए सरकार को। वो बनाने की बात शायद आगे आए, मगर इस मैनिफेस्टो में मुझे नहीं दिखी जी। दूसरी बात, मुझे उम्मीद थी कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात होगी, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि ईस्ट एशियन और चाइनीज़ ने जो तरक्की करी और विकास दर को बढ़ाया और नौकरियां बढ़ाई हैं, वो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आधार पर किया है। तो मुझे उम्मीद थी कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात होगी, वो भी मुझे इसमें नहीं दिखी है। मगर ये संभव मैनिफेस्टो है, ये माना जा सकता है कि आगे चलते हुए उम्मीद है इन कमियों को पूरा किया जा सकता है। और आखिरी बात ये कहना चाहूँगा मैं कि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो देना बहुत ही ज़रूरी है। और 5 ऐसे सेक्टर हैं मैन्युफैक्चरिंग में जो अधिक जॉब क्रिएट करते हैं। वो हैं टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, दूसरा लेदर, तीसरा वुड एंड फर्नीचर, चौथा फूड प्रोसेसिंग। तो इन सेक्टर्स पे तवज्जो कहीं ज़्यादा देने की ज़रूरत है। और वो मुझे कुछ टेक्सटाइल्स पे तो दिखा, मगर बाकी और सेक्टर्स पे वो तवज्जो मुझे इस मैनिफेस्टो में दिख नहीं रही है। मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें बदलेंगी आगे चलते हुए। जी, टी.आर. रामचंद्रन से बात करेंगे। रामचंद्रन जी, सबसे पहले आप इस मैनिफेस्टो को किस तरह रेट करते हैं, खासकर जॉब्स या जॉब क्रिएशन को लेकर जो वादे किए गए हैं उसे मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहेंगे, कैसे रेट करेंगे इस मैनिफेस्टो को? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस मैनिफेस्टो में काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ लोगों से बात हुई है। और जिस तरीके से इन्होंने इस मैनिफेस्टो को रखा है, ये किसी एक कमरे में बैठ के 5-6 लोगों ने मिला मिलू के इसको बनाने हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे पहले स्पष्ट कर दी थी राहुल गांधी जी ने कि उन्होंने विनती ज़रूर की अपने लोगों से कि आप बाहर निकलें, लोगों से बात करें, हर सेक्शन के साथ बात करें और फिर आप अपनी आइडियाज़ फॉर्मुलेट करके करें। अब मैं इसको टोटलिटी में आप देखेंगे तो लगता है ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने कोई मेजर्स इसके लिए अनाउंस नहीं किए हैं कि ये डूएबल है। पर 24 लाख नौकरियां 10 महीने के अंदर अगर आप सरकार में आए, जो एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस वक्त, अभी तो फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल में अगर सरकारी नौकरियां ही भरनी है आपको, तो मेरे ख्याल में 24 लाख सिर्फ दिल्ली में नहीं है, सेंटर में नहीं है, राज्यों में भी हैं। और मेरे ख्याल में ये इतना आसान सा काम नहीं है कि आप इसको 10 महीने में इसको भर सकते हैं। इसका आधा भी आप भर लेंगे तो मेरे ख्याल में आपके लिए अचीवमेंट है। पर जो फोकस इस मैनिफेस्टो में जो मुझे लगता है पुराने मैनिफेस्टो से हटके है, वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जिसमें एम्फेसिस दी गई है, पिछले 5 सालों में ये काफ़ी एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है।
दूसरा सेक्टर है औरतों के रक्षा या सिक्योरिटी के लिए। एक दिल्ली जैसे कैपिटल में अगर फिगर्स अवेलेबल हैं कि हर रोज़ कम से कम 5 औरतों का बलात्कार हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति नहीं है। तीसरी बात जो उन्होंने की है कि आप ओवरऑल वेल्थ को क्रिएट करिए और उसको देश की सुरक्षा और देश की उन्नति के लिए प्लाउ बैक करिए। आइडियाज़ तो बहुत अच्छे हैं, पर आपको आगे दिखाना पड़ेगा कि ये किस तरह आप ये उपलब्धि को लाएंगे और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें इस मैनिफेस्टो में, तो इन्होंने हवा में बात इतनी नहीं की, जैसे पुराने मैनिफेस्टो में ज़्यादा हवा में बात होती थी, एक्चुअल रियलिटी पे बहुत कम नज़र डाला जाता था। जी, यहाँ पर आलोक शर्मा, पहला सवाल आपसे तो यही होगा कि जो सरकारी नौकरियों का जो आपका वादा है कि 24 लाख सरकारी नौकरी, माफ कीजिए 20 लाख सरकारी नौकरी जो आप साल भर में दिलाना चाहते हैं लोगों को, उसमें 24, उसमें बड़ा हिस्सा जो है राज्यों की तरफ से होना है। 2 सवाल उठे थे जो अनुपम ने पूछे थे कि जो 5 राज्य आपके, जो कांग्रेस के पास 5 राज्य है, वहां पर कितने लोगों को नौकरियां दिलाई है आपने? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि आप मान लीजिए केंद्र में अगर आपकी सरकार बनती है तो आपके पास क्या गेम प्लान होगा, किस तरह आप दूसरे राज्यों को अपने साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर राज्य पर बहुत डिपेंडेंट है आपका प्लान। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो विषय 24 लाख रोजगारों का है, हमने पहले भी जिस तरह से बेरोजगारी को दूर करके कदम उठाए थे, आगे भी उस तरह के कदम उठाए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे तमाम बाकी एजेंसीज हों, सबके जॉब्स आपने देखा होगा पिछले वर्षों में घटे हैं। एसएससी में तो 2017 में 0 ईयर हो गया। जो अकेली एसएससी जो है लगभग 37-38 हज़ार लोगों को क्लैरिकल लेवल से लेकर असिस्टेंट कमांडेंट लेवल तक, और जिस तरह से सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट और क्लैरिकल लेवल पर एग्जाम देती है, सबसे पहले तो वहीं पर एसएससी को टारगेट किया जाएगा। एसएससी से जो लोग जाते हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं, और उसके अलावा फिर साथ के साथ वो बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स में भी जो हमारी सब्सिडीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें काम करते हैं। जहां तक बाकी जॉब्स की बात है, उसमें पंचायत की बात की गई है कि लगभग 10 लाख पंचायतों में अगर हम चाहेंगे तो उसके अंदर रोजगार की संभावना है। रिसोर्स क्रिएशन, रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर उसमें लगाया जाएगा। एमएसएमई में जिस तरह से डेफिनेशन चेंज करके और उनको रोजगार परक तरीके से उसको पैसे से ना जोड़कर और उसको रोजगार से कि कौन सेक्टर कितना रोजगार दे रहा है, उसमें काम किया जाएगा। एक्सपोर्ट सेक्टर पिछले 5 वर्षों में बिल्कुल धरातल पर है, उसको उठाया जाएगा। एक्सपोर्ट सेक्टर में अकेले में बहुत ज़्यादा पूरी तरह से संभावना है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट के रोल्स भी होंगे, सेंटर के भी होंगे। स्टेट गवर्नमेंट से भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, उनसे भी पूरी तरह से जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वहां से रोजगार आएगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट अगर बढ़ती है क्लस्टर्स के अंदर, जिस तरह से अभी एक हमारे अर्थशास्त्री महोदय कह रहे थे, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट अगर बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि राज्यों में भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अगर स्टेट में अगर 4 इंडस्ट्री लगती हैं तो वहां के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वैट के डिपार्टमेंट हैं, जीएसटी के डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पर भी जॉब क्रिएशन स्वतः होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से भी जॉब क्रिएशन प्राइवेट सेक्टर में भी होगा और गवर्नमेंट सेक्टर में भी होगा। अभी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर काफी कम है, उसको रीओरिएंटेशन किया जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर का अगर स्टेट्स में, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि वहां पर रोजगार बढ़ेगा। रिसोर्स डेवलपमेंट से लेकर वेल्थ क्रिएशन से लेकर जिस तरह से पूरा प्रारूप रखा गया है, मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ेंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दूसरा सवाल इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर अभी एक अर्थशास्त्री महोदय ने दिया था कि उद्योग की कोई नीति नजर नहीं आई। मैं समझता हूं सर, ये ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है और ना ही ये बजट डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर अगर हम देखें, उद्योग जो 2nd नंबर पर ही है हमारा, उसमें साफ लिखा गया है
कांग्रेस ने 1991 की नई औद्योगिक नीति के साथ उदारीकरण की शुरुआत की थी। ग्लोबलाइजेशन जिस समय पर शुरू हुई थी, आज ग्लोबल वर्ल्ड में इंडियन इकोनॉमी का ध्यान रखते हुए एक दूरदर्शी प्रगतिशील औद्योगिक नीति बनाएगी और उसके बीच में बाकी जो किस तरह से उसके मेन पॉइंट्स होंगे वो भी दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि इसको समग्रता के रूप में अगर देखेंगे हम, तो आज का जो डॉक्यूमेंट है, पूरी तरह से हमारा जो घोषणा पत्र है, वो जन भावना को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ें। रोजगार, हमने माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि मैंने कहा था कि वायदे ऐसे मत कीजिएगा हवा में कि 2 करोड़ दे देंगे, 4 करोड़ दे देंगे। उन्होंने बाकायदा फिगर्स बताने का प्रयास किया है। हो सकता है 19-21 आगे पीछे रह जाएं, लेकिन जिस तरह से मैनिफेस्टो आज आया है, खासतौर पर किसानों को लेकर और रोजगार को लेकर, अगर इन दो चीजों को हम पूरी तरह से पढ़ें इसके अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, मुझे लगता है कहीं पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। केवल प्रश्न चिन्ह हो वो भी अच्छी बात है, और आज सबसे अच्छी बात यह है कि 5 वर्षों में आज जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट आया है, जो हमारा घोषणा पत्र आया है, कम से कम वो रियलिस्टिक है और तमाम चैनल्स ये चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी का नहीं था, इसलिए आज इस पर हम चर्चा करें। हम इस बात पर आएंगे। जी, आलोक जी, आप जो कह रहे हो उसमें सबसे अहम बात यह है कि ये एक अचीवेबल है, ऐसा आपका जो दावा है। इसके बारे में हम पूछेंगे। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। अभिषेक जी, जो बात चल रही है, जो चर्चा चल रही है, वो खास करके जॉब्स को लेकर चल रही है। जिस तरह से रोजगार की कमी हो रही है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं युवाओं को, तो उसको लेकर ये चर्चा है और उसी को ज़्यादा तवज्जो दी है इस मैनिफेस्टो में। इस तरह के दावे जो दिख रहे हैं मैनिफेस्टो में, क्या आपको लगता है कि ये जो दावे मैनिफेस्टो में किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, वो आपके लिए एक आने वाले समय में चैलेंज हो सकता है? अभिषेक मिश्रा, अगर हम आज ही देश में गरीबी है, उसका मुख्य कारण ही ये कांग्रेस पार्टी है। इंदिरा गांधी ने 71 में नारा दिया था गरीबी हटाओ। आज 2019 48 ईयर्स के बाद राहुल गांधी वही बात कह रहा है कि मैं गरीबी हटाऊंगा। पार्टी को समझिए केवल प्राप्ति की है, और तब प्राप्ति करने के बाद केवल भ्रष्टाचार करते हैं। हिंदुस्तान की जनता तो भली भांति जानती है कि देश में जो फार्मर्स की स्थिति अभिषेक मिश्रा शायद फोन लाइन में यहाँ पर खराबी है, आपसे जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। भरत कुमार राउत हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। भरत जी, आपको क्या लगता है, आपने सुना इस वक्त जो कहना था आलोक शर्मा का, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के पास प्लान है नौकरियों की कमी को पूरी करने के लिए, नौकरियों की समस्या को सुलझाने के लिए? देखिए, आज का ये जो मैनिफेस्टो आ गया है, वो है तो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही लुभावना है। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो प्रॉमिसेस किए हुए हैं, ये प्रॉमिसेस सत्य में लाने के लिए, सच्चाई में लाने के लिए इतने मैकेनिज्म, इतनी फंड प्रोविजन अपने पास है या नहीं है, मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई प्रोविजन अभी दिखाई दे रही है। लेकिन प्रॉमिसेस तो बहुत अच्छे किए और शायद इस प्रॉमिसेस का बहुत बड़ा असर होगा वोटिंग पैटर्न पे, क्योंकि लोग आखिर प्रॉमिसों पे देखते हैं। प्रॉमिस पूरा करने के लिए अगले 5 साल हो रहे थे, तो आज अगर उन्होंने ये प्रॉमिस किया है तो ये उसका असर तो जरूर होने वाला है। एक बात मैं कहता हूँ, ये जो विजन डॉक्यूमेंट जो की हुई है, ये विजन डॉक्यूमेंट बड़ी ही दिलचस्प है और दूसरा ये बहुत विचार करके उन्होंने किया हुआ है। कौन से एरिया में लोग हमसे नाराज है या हमसे बीजेपी के रूल से जो कई चीजों से नाराज है जनता, वो उसी सब्जेक्ट को इन्होंने छेड़ा है ताकि लोगों को लगे अरे ये तो बीजेपी नहीं कर सकी, ये राहुल गांधी और कांग्रेस कर रहे। तो मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा असर होगा। जी, बने रहिए हमारे साथ। अब एक दर्शक जुड़े हुए, डॉक्टर आर के आर्या दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आर के आर्या, क्या कहना है आपका? मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैनिफेस्टो है, बेसिकली जो पिछले दिनों में ये लग रहा था कि बीजेपी ने जॉब्स वगैरह क्रिएट नहीं किए हैं, और उसके कई कारण हैं कि बीजेपी ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, रियल एस्टेट में रेरा को लाए हैं, परंतु रेरा में कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं आई है, तो इस बिल को मॉडिफाई किया जा सकता है। सेकंड ये है कि जो लेबर रिफॉर्म पेंडिंग है, उसके ऊपर ट्रेड यूनियन वगैरह का समझौता नहीं हो पा रहा था,
तो वो लेबर रिफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे राजस्थान में करके जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया गया है। तीसरा ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एट द टाइम ऑफ लिबरलाइजेशन ये था कि 91 में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर करेंगे, परंतु क्योंकि कंपटीशन होने की वजह से डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ ये हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई नहीं लाए हैं। तो ये एफडीआई लाई जा सकती है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है क्लस्टर डेवलपमेंट करके। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लैंड एक्विजिशन का बिल अनअटेंडेड पड़ा है काफी सालों से, कि उसमें सोशल कंपनसेशन का नहीं हो पा रहा था। जब आप एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो जरूरी बात है कि लैंड एक्विजिशन करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो जॉब्स को क्रिएट करने के काफी एवेन्यूज हैं। और अभी मनरेगा के अंदर भी 100 दिन के अलावा 100 दिन से 150 दिन कर दिए गए हैं। तो इस 150 दिन के साथ क्या है कि जो लेबर कुछ दिन तक 100 की जगह 40-50 दिन ही कर पाती थी, अब वो 60-70 दिन कर पाएगी जब 150 तक आप कर देंगे, लिमिट को बढ़ा देंगे। क्योंकि जब सोई होती है एक अहम मुद्दा है आपका, मनरेगा का भी मुद्दा आपने उठाया है। हम सीधे अनुपम को सवाल करते हैं। अनुपम जी, जिस तरह से एक तो रूरल सेक्टर में काफ़ी क्षति दिख रही थी पिछले 5 सालों में, और खास करके जो एग्रीकल्चर है और साथ साथ बाकी का रूरल सेक्टर जो है, जिसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, फार्म लेबरर्स है, तो इसमें क्या आपको लगता है कि इस मैनिफेस्टो में किसी तरह से सोच विचार किया गया है? और खास करके जबकि ये 150 दिन का जो दावा मनरेगा में किया गया है, उससे कुछ राहत मिलेगी रूरल इलाकों में? जी मंदार, इस घोषणा पत्र की जो एक अच्छी बात है वो ये है कि रूरल इंडिया पे फोकस ज़रूर है। ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व करने की कोशिश है जॉब जनरेशन में, जो कि अच्छी बात है। एग्रीकल्चर के अलावा 90% रोज़गार जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर में होते हैं, उसका जिक्र है किसी न किसी तरीके से। और मैनिफेस्टो में ये भी है कि मनरेगा के 100 दिनों को बढ़ा के 150 करेंगे, जो हमारी मांग भी थी एक लेवल पे। ये सब तो कई सारे पहलुओं को छुआ गया है मैनिफेस्टो में बहुत तरीके से, जो सारी बातें महत्वपूर्ण हैं और अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मनरेगा की जैसी बात है जो आपने सवाल किया, देखिए 100 से 150 कर देना मात्र काफ़ी नहीं है मनरेगा के लिए। अभी जैसे 100 दिन है मैंडेटेड डेज, लेकिन अगर आप मनरेगा का डेटा चेक करेंगे तो जो एवरेज मैन डेज है वो 50 दिन भी नहीं है जो मिल पाता है अल्टीमेटली काम करने वालों को, रोज़गार जिनको मिलती है उनको, तो वो 50 दिन भी नहीं है एवरेज मैन डेज, उससे भी कम है। तो रियल इशू जो है मनरेगा में भी वो फंड का है। ये बात जाके फंड में, हमारा तो एक पूरा मामला था स्वराज अभियान का सुप्रीम कोर्ट में ड्राउट रिलीफ केस में, जिसमें मनरेगा और ये सारे स्कीम्स का एक बहुत ही तरीके से रिव्यू हुआ, और वहाँ पे हमने देखा कि कितनी बुरी स्थिति है। ये ठीक है 100 से 150 कर देना, अभी तक तो बस ये था कि सूखा जैसी केसेस में, ड्राउट जैसे केसेस में 150 दिन तक लागू होता था। तो ओवरऑल जो मेरा जो कहना है, देखिए ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है इस मैनिफेस्टो का, इसमें जो इंटेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन समय आज वो आ गया है। और खास करके ये पिछले 5 साल के अनुभव के बाद, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि घोषणा पत्र राजनीतिक पार्टियों का एक तरह से हेडलाइन हंटिंग एक्सरसाइज हो जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इसको जॉब दे देंगे, हम उसको जॉब दे देंगे। लेकिन अब वो समय आ गया है जब राजनीतिक पार्टियों को अपनी मैनिफेस्टो में बिल्कुल कॉन्क्रीट ढंग से पैसा कहां से आएगा, उसका पूरा लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज कैसे चलेगा, उसका ऑपरेशन कैसे होगा, ये सारी बातें बतानी चाहिए। अगर ये नहीं बताएंगे तो 10 महीने में कैसे 24 लाख रोजगार दे देंगे राहुल गांधी, जबकि स्टेट्स को भी काम करना रहेगा। और जो मेरा सवाल जो अभी भी पेंडिंग है, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को बताना चाहिए, वो ये कि जो 5 कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं उनमें अब तक उन्होंने क्या किया है, उसका जवाब आया नहीं है। जी, वहां पे उन स्टेट्स में जो स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज है, पुलिस में इतनी भारी वैकेंसीज है, टीचर्स में इतनी भारी वैकेंसीज है, उसका क्या किया है? तो वो तो जवाब आया नहीं है। जी, वो तो जवाब घोषणा पत्र सिर्फ एक मीडिया एक्सरसाइज न रह जाए, इसके लिए जरूरी है कि कॉन्क्रीट सवाल पूछे जाएं और उसके जवाब लिए जाएं। अनुपम, आपका सवाल और एक बात पूछेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर संतोष मेहरोत्रा से। संतोष जी, मैन्युफैक्चरिंग पर काफी एम्फेसिस दिया गया है, मतलब ये भी कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग को एज अ पोर्शन ऑफ जीडीपी 16% से बढ़ाकर 25% पर लाएंगे, जिसका मतलब है कि उससे नौकरियां बढ़ेंगी। लेकिन असलियत ये है कि अगर आप ये भली बात ही जानते हैं कि
जीडीपी का ग्रोथ जो है, जीडीपी में स्लो डाउन हो रहा है, ग्रोथ में स्लो डाउन हो रहा है। पिछले क्वार्टर में ही ग्रोथ स्लो डाउन दिखा था। पीएमआई देखें तो पीएमआई भी कम आया है, जिसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिमांड घट गया है, 6 मंथ लो पर है। क्या आपको लगता है कि ये जो 16% को 25% करने का जो टारगेट है वो कुछ ज्यादा है? देखिए, जहां चाह वहां राह, तो ज़्यादा कम तो इस पर निर्भर करेगा कि सरकार कितनी कितनी केंद्रित होकर के एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाती है। इसीलिए मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करी, क्योंकि 2011 में पिछली सरकार ने एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जारी करी थी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी जारी करी थी 2012 में, मगर उसको कार्यान्वित नहीं कर पाई। तो उम्मीद अब यह है कि एक कायदे की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी तो ये लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। ये हमको आपके श्रोताओं को याद दिलाना ज़रूरी है कि 2004 और 14 के बीच में हर साल गैर कृषि क्षेत्र में लगभग 75 लाख नए जॉब्स क्रिएट किए गए थे, विच इज़ क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड इन इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो ग्रोथ रेट ज़्यादा थी, विकास दर ज़्यादा थी पिछले 5 सालों के मुकाबले। उसके अलावा जॉब ग्रोथ रेट ख़ास तौर से गैर कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो लोग खेती करते थे उनमें कमी आई। वो बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने खेती छोड़ी और गैर कृषि क्षेत्र में आए, जिसकी वजह से लेबर मार्केट कृषि क्षेत्र में टाइटन हुआ, जिसकी वजह से वेजेस बढ़ी। वेजेस जब बढ़ी तो इसलिए पॉवर्टी गिरी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में एक भारी कमी आई। 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। तो ये एक प्रक्रिया पिछले 10 सालों में, पिछली सरकार के 10 सालों में प्रदर्शित हुई थी। तो ये हमें उम्मीद है कि उसी प्रकार का प्रदर्शन अगर ये नई सरकार, कांग्रेस केंद्रित सरकार आती है तो संभवतः वो उसी तरीके का प्रदर्शन दिखाएंगे। जी, एक तरह से मैनिफेस्टो को लेकर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक मिश्रा जी, जिस तरह से मैनिफेस्टो आया है, कांग्रेस ने अपनी नीति और नियत जो है वो मैनिफेस्टो के जरिए सामने साफ कर दिया है, और जॉब्स को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने बताया है कि इतने सारे जॉब 24 लाख के आसपास के जॉब जो है वो देने की कोशिश करेंगे, वो भी एक उन्होंने मियाद के साथ बता दिया है कि यहाँ तक हम लोग ये जॉब्स दे देंगे, तो आपको लगता है कि यह मुमकिन है? पहली बात तो कांग्रेस की आपको इनकी एक फितरत समझनी होगी, क्योंकि ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए वादे करते हैं। इंदिरा गांधी ने 1971 में वादा किया था कि गरीबी हटाओ, आज 2019 हो गया, राहुल गांधी वही वादा दे रहे। इन्हीं कांग्रेस पार्टी ने 55-60 साल देश पे राज किया और जनता का कोई विकास नहीं कर पाए। तो पहली बात आपको समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी के झूठे वादों पर जनता को कतई भरोसा नहीं है। ये केवल वादे करते हैं, परंतु जब इनकी सत्ता आती है झूठे वादे कर अगर फार्मिंग सेक्टर में अगर कुछ समस्या है तो आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। 60, 70, 80 के दशक में ये कांग्रेस की ही सरकारों के कारण ये फार्मर ये हुआ है, लेकिन अब जबकि मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला है 24 लाख जॉब्स जो है, क्योंकि आपने भी बोला था 2 करोड़ जॉब्स दे देंगे करके, तो 2 करोड़ के मुकाबले उन्होंने तो 24 लाख की बात की है अब, और वो भी उनका कहना है कि सरकारी नौकरियां जितनी भी है वो सब पूरा करेंगे। रेलवे बन रहा है तो रोजगार मिल रहा है कांग्रेस पार्टी। और एक और बात इस मैनिफेस्टो में जो आप फोकस नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी के झूठे वादों का तो कोई हिस्सा नहीं। और आपके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि हम 10 महीने में 24 लाख नौकरियां सरकारी दे, वो नहीं दे सकते। तो पहली बात, जैसे 50-60 साल से कांग्रेस की देश की जनता को मूर्ख बना रही है, कांग्रेस का एक और दुष्प्रयास है, परंतु जनता अब इनकी बातों में नहीं आएगी। जनता जान चुकी है कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है जो झूठ बोलती है, क्योंकि 50-60 साल से झूठ बोल रहे हैं। अरे 50-60 साल में तुम विकास नहीं दे पाए, तुम जॉब्स नहीं दे पाए। आपको लगता है कि 24 लाख नौकरियां देना मुमकिन है या नहीं है? इतना तो बताइए आप, क्योंकि वो खाली पड़ी हुई नौकरी। जितने भी इनके वादे हैं सब झूठे। और सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ा मंदार जी, इंटेंशन इस मैनिफेस्टो का सस्पेक्ट है। इन्होंने कहा है कि आर्म्स फोर्सेस स्पेशल एक्ट हम निकाल लेंगे, हम कश्मीर में हुर्रियत की चर्चा बातें उस पर नहीं करेंगे। हो रही है, चर्चा यहाँ नौकरियों पर हो रही है, चर्चे से मुद्दे से जुड़े रही है। नहीं, यहाँ पर मुद्दा सिर्फ जो नौकरी है, सिर्फ नौकरी है। ये एक टोटली झूठा मैनिफेस्टो है। 60 साल ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत कम वक्त बचा है, बहुत कम वक्त बचा है। आलोक शर्मा को वो टाइम देना चाहती हूँ। आलोक जी, कई सवाल फिर से उठाए गए, खासकर अनुपम जो सवाल पूछ रहे थे कि आपने जो 5 राज्य इस वक्त कांग्रेस के पास है, वहां पर कितने लोगों को सरकारी नौकरियां आपने दिलाई है, ये हमें बता दें। और जो दूसरे सवाल उठाए थे कि मैन्युफैक्चरिंग को आप किस तरह 16% से 25% तक लेकर आएंगे, कैसे उसे एनकरेज करेंगे, साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना होगा, यानी बिजनेसेस ज़्यादा आप एनकरेज करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस है आपके पास, ये सब ज़रा बताएं। देखिए कविता जी, बहुत अच्छा सवाल अनुपम भाई ने पूछा। अनुपम भाई, लेकिन ये देखिए ना, आपके एकमात्र पंजाब ऐसा राज्य था, बड़ा राज्य, जिसके अंदर हमारी सरकार लगभग 1.25 साल से है। पौंडीचेरी तो केंद्र शासित प्रदेश था। 3 राज्य हमारे पास नवंबर के आखिरी हफ्ते में आए हैं, बल्कि दिसंबर के पहले हफ्ते में तमाम मंत्रालय बटे हैं उसके अंदर, और फरवरी के आखिरी हफ्ते में और मार्च 5 या 6 को आचार संहिता लागू हो गई है। तो हमारे पास 2-2.5 महीने ही मिले हैं, जबकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 15 वर्षों से जिस तरह से इकोनॉमी की हालत खराब थी, अभी वहां पर जो राज्य हैं उनमें जॉब्स के लिए पिकअप होगा। 5 एडवर्टाइजमेंट राजस्थान की अकेली सरकार ने आते ही पहले महीने में दे दिए थे जॉब्स के लिए। जहां तक बात अभी बाकी है कि किस तरह से होगा, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने भी बड़े बड़े सवाल उठाए। मैं उनसे केवल ये कहना चाहता हूं, 1971 में 57 करोड़ पॉपुलेशन थी, और 71 के बाद 57 करोड़ लोग, 57 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। केवल यूपीए 1 और यूपीए 2 में ही जो 4 से 14 तक थी, 12 करोड़ लोग ऊपर आए थे। हम केवल ये जानना चाहते हैं, 243 रुपए पर कैपिटा इनकम इस देश की थी 1947 में, और आज 1,20,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है, जबकि आबादी 35 करोड़ से 130 करोड़ हो गई। तो साफ आप सोचिए कि देश ने तरक्की की है। जहां तक बात अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आई थी, आपने भी कविता बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि 16% से क्या 25% ले जाना क्या संभव होगा। अगर 5 वर्षों में देखें तो 9%, 1.8% पर ईयर। मुझे लगता है पूरी तरह से ये फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, हर एंगल से पॉसिबल है। ये आप देखिए कि जो वायदे हमने पहले भी किए हैं इन राज्यों में, वो हमने पूरे किए हैं जी। प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक सिस्टम की तरह काम करता है। रोजगार तब आएंगे जब परचेजिंग कैपेसिटी होगी, परचेजिंग कैपेसिटी तब होगी जब गवर्नमेंट फंडिंग जाएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, एफडीआई होगा, रोजगार होगा, तब इनकम बढ़ेगी, इनकम से परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर से तमाम सेक्टर्स रिवॉल्व करेंगे, सब तमाम सेक्टर्स रिवॉल्व करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। पिछले 5 वर्षों में मात्र भाषण हुआ है, भाषण के अलावा कुछ नहीं हुआ है। इनके पास बेरोजगारी के आंकड़े नहीं है, लेकिन एलईडी बल्ब कितने लगे हैं देश के प्रधानमंत्री को पता चल जाता है 2 घंटे के बाद। तमाम एजेंसीज जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े देती थी, उनको सबको नकार दिया इन्होंने। जी आलोक जी, माफ कीजिए, बहस बड़ी है, लेकिन वक्त की कमी हमारे पास, वक्त की कमी है, माफ कीजिए, आपको यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे थे, बता रहे थे कि नीयत तो यहाँ पर साफ दिख रहा है। सवाल ये है कि किस तरह की नीतियाँ बनेंगी। सवाल ये है कि क्या अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या आप ये सारे वादे पूरे कर पाएंगे, क्या आप उस तरह की नीतियां बनाएंगे? बड़े और कुछ बड़े सवाल है मंदार, जो जिसका जवाब देना जरूरी है नौकरियों की समस्या सुलझाने के लिए, वो है लेबर रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स। दोनों ही बेहद जरूरी है अगर बिजनेस बढ़ानी है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है तो। जी बिल्कुल, और साथ साथ कविता ये भी बता दें कि अब बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आना बाकी है। कई राज्यों में अहम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी मैनिफेस्टो आना बाकी है। इन सभी मैनिफेस्टोस को भी हम आपको एक के बनाम दूसरा मैनिफेस्टो उसको हम कंपेयर करेंगे, उसको हम बताएंगे आपको, और आपको सोचना मजबूर करेंगे कि आपको किसे वोट देने में फ़ायदा होगा, क्योंकि इन मैनिफेस्टोस के जरिए लोगों को राजनीति की और राजनीतिक पार्टियों की नीति और नीयत साफ स्पष्ट होती है। जी बने रहिए हमारे साथ। इंडिया वोट्स में लौटेंगे खबरों को लेकर।